नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका। और दर्शकों, आज चलिए बातें तो हम बहुत सारी करेंगे कार्यक्रम में, क्योंकि आज बहुत सारे विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ फ़ोन के माध्यम से जुड़ेंगे हमारे साथ, कुछ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आप सभी को आज की तिथि बताकर। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है कार्तिक और आज है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। जी हाँ, तारीख है 15 नवंबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और डालेंगे नजर आज के इतिहास पर और देखेंगे वो तमाम घटनाएं जो आज के दिन इतिहास में घटित हुई थी। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। सन 1920 में जिनेवा में लीग ऑफ नेशन की पहली बैठक आयोजित की गई थी। सन 1923 में जर्मनी में मुद्रास्फीति की दर आधारित अत्यधिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंची थी। सन 1947 में फिलिस्तीन में ब्रिटिश सेना की वापसी शुरू हुई थी। सन 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई थी। सन 1989 में कराची में बकार यूनिस और सचिन तेंदुलकर ने स्टेट क्रिकेट में डेब्यू किया था। सन 2000 में आज ही के दिन झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। सन 2007 में एरियाना 5 रॉकेट ने ब्रिटिश और ब्राज़ील के दूरसंचार उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। सन 2012 में जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने महासचिव बने थे। जी हाँ, तो ये सभी आज की वो घटनाएं थी जो 15 नवंबर के दिन घटी थी इतिहास में। और अब आगे बढ़ेंगे और डालेंगे नज़र आज के विचार पर। तो चलिए साझा करते हैं आप सभी के साथ आज का विचार, जो ये कह रहा है कि रिश्ते, प्यार और मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वहीं हैं जहाँ पर इन्हें आदर मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। जहाँ पर हर चीज़ को प्यार से संजोया जाता है, चीज़ें वही टिकती हैं। बिल्कुल दर्शकों, और वो कहते हैं ना कि कई बार तबीयत दवाई से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। तो बस वही बात है कि जहाँ पर प्रेम का तड़का, अगर आप वो कोई भी चीज़ हो, उस प्रेम का तड़का लगा दे तो वो चीज़ अपने आप निखर जाती है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज के दिन हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। बात करने के पहले आपको बता देते हैं कि आज एक खास शख्सियत का जन्मदिन भी है। जी हाँ, सानिया मिर्ज़ा जी। सानिया मिर्ज़ा नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में, मन में सानिया जी, टेनिस खेलती हुई सानिया जी आ ही गई होंगी। बिल्कुल, सानिया मिर्ज़ा भारतीय टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सन 2003 से 2023 में लगातार एक दशक तक उन्होंने महिला टेनिस संघ के एकल और डबल में शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल वो रही हैं। जी हाँ, सानिया मिर्ज़ा अब तक भारत की सबसे बेहतरीन महिला टेनिस खिलाड़ी रही हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 15 नवंबर यानी सन 15 नवंबर 1986 में मुंबई में हुआ था। उनका बचपन हैदराबाद में गुजरा था। 6 बार ग्रैंड स्लैम्स चैंपियन, युगल में पूर्व दिवस पर नंबर 1 और 4 बार की ओलंपियन सानिया मिर्ज़ा ने 2003 से 2023 तक अपने शानदार करियर में भारतीय टेनिस के लिए नई ऊंचाइयां छू थी। जी हाँ, तो सानिया मिर्ज़ा जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज एक और ख़ास दिन है दर्शकों। जी हाँ, आज हम सभी भाई दूज मना रहे हैं। जी हाँ, तो आइए भाई दूज पर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ हम जुड़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से जुड़ने वाले हैं, वैदिक राम किशोर जी। जी हाँ, वो आज का जो पर्व है, भाई बहन के प्यार का पर्व है, इस पर्व पे वो हमें बताएंगे आज के दिन का महत्व और उसी के साथ आज भाई दूज कैसे मनाया जाए, कैसे पूजन किया जाए, उसकी विधि भी। तो चलिए, जब तक वो हमसे जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि दर्शकों, ये जो भाई दूज है, ये हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को ही मनाई जाती है। आइए स्वागत करते हैं पंडित राम किशोर जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी हाँ, दर्शकों थोड़ा सा वक्त लग रहा है उनसे संपर्क करने में, कोई बात नहीं, बात करते हैं भाई बहन के इस प्यार वाले पर्व के दिन। दर्शकों, आज के दिन यमुना और यमुना जी की यमराज और यमुना की पूजा करी जाती है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व हम सभी मनाते हैं। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के लिए बहुत खास होता है और जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही खट्टा मीठा होता है। जिस तरह रक्षाबंधन भाई बहन के बीच अटूट प्यार और प्रेम स्नेह का पर्व होता है, उसी तरह भाई दूज भी। आइए राम किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूँ राम किशोर जी आपका। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जानना चाहूंगी आपसे आज के दिन के महत्व, भाई दूज के महत्व के लिए, कि इसका महत्व क्या है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये जो भाई दूज का दिन है, ये बहुत ही विशेष महत्व कारक हो जाता है, क्योंकि इस दिन जो है ऐसा मान्यता है कि यम भाग से भी, यम द्वितीया भी इसको कहते हैं, भाई दूज के साथ साथ इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। और जी। आज के दिन जब भाई को बहन राखी बांधती है, उसकी उससे रक्षा होती है, स्वास्थ्य की, जीवन की। केवल बहन को तो बहन भाई का रिश्ता रक्षाबंधन है, लेकिन आज के दिन जब बहन भाई को धागा और टीका करती है, उसकी आयु की रक्षा बहन के द्वारा टीका किया हुआ तो आयु की रक्षा होती है। जी बिल्कुल। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज जो भाई दूज का जो पूजन है और जो मुहूर्त है, पूजन कैसे करना है और किस मुहूर्त में करना है। देखिए, पूजन का जो है आज प्रातः कालीन से ही समय है, 9 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में पूजन कर लेना चाहिए जी। और इस भाई दूज के दिन गोबर से घर के बाहर, जैसे कल गोवर्धन नाथ की पूजन करी जी। और आज बहुत जगह परंपरा है गोबर से भगवान का पूजन बना के गोबर, और वह यमराज के स्वरूप मानकर जो है घर के बाहर उनका पूजन करते हैं। और पूजन करके पाप हारणी यमराज यम द्वितीया, यह जो भाई दूज की बहन है, ऐसी मान्यता है कि यमुना जो है यमराज की सगी बहन है जी। और यह पाप हारणी के लिए यह आज पूजन करना चाहिए। इस 9 से 12 के बीच में अगर आप पूजन करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। जी। ये तो पूजन का वक्त हो गया पंडित जी, और टीका लगाने का जो मुहूर्त है, क्योंकि कई ऐसे भाई बहन हैं जो इस वक्त की, क्योंकि आज भाई दूज है, वो दूर हैं तो वो समय मिलाकर पहुंचने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर वो इस पूजन के वक्त पर समय नहीं मिला पाए तो और उनके पास जो समय है कि वो टीका लगवा सके, वो वक्त मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जो भाई इस समय अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं इस मुहूर्त में और यात्रा में हैं या घर से बाहर हैं, पूजन के समय नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए वो भाई और बहन, हो सकता है बहन भी दूर रह रहे, बहन के ना पहुंच पा रहे हो जी, तो उनके लिए सबसे श्रेष्ठतम मुहूर्त जो है 1:30 बजे से उनको पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल। 1:30 बजे से और फिर शाम के 7:15 तक का मुहूर्त श्रेष्ठ है जी बिल्कुल। इस बीच में तो लगभग सभी पहुंच जाएंगे, और जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो वो 7 से लेके 8:30 तक का मुहूर्त छोड़ के फिर उसके बाद लाभ और अमृत की चौवड़िया है, तो उसमें टीका करवा सकते हैं अपनी बहन से। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप 1:30 बजे से 7 बजे तक टीका लगवा सकते हैं, उसके बाद 7 से 8:30 तक बिल्कुल भी नहीं, फिर उसके बाद आप दोबारा से टीका लगवा सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे विषय की ओर। और जी हाँ दर्शकों, आज आप सभी को बताऊं मैं कि आज बिरसा मुंडा जयंती है। जी हाँ, बिरसा मुंडा जयंती। आप और इसके साथ दर्शकों, आज 15 नवंबर का जो दिन है वो झारखंड के इतिहास में, वो 15 तारीख बहुत खास है, क्योंकि आज झारखंड का स्थापना दिवस है। जी हाँ, मैं झारखंड के पूरे प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस की, झारखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम बात इसी विषय पे करने वाले हैं। जी हाँ, बिरसा मुंडा जयंती पर आज हम बात करेंगे, और इसी के साथ आज का दिन और भी खास है, और उसे खास बनाता है जी हाँ, आज वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल होने जाने वाला है। आज हर तरफ आपको सुनने मिलेगा कि स्कोर क्या है। जी हाँ, तो आज हम वर्ल्ड कप पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात में करवा देती हूँ आज के हमारे अतिथि जो हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ SS कुमरे जी से, जो आज हमसे
बिरसा मुंडा जयंती पर जय बातचीत हिंद। के लिए हमारे साथ हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वर्ल्ड कप की चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं मनीष शुक्ला जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, भोपाल डिवीज़न चयनकर्ता भी रहे हैं, इसी के साथ आप कोच भी हैं। तो जी हाँ, आज सर के साथ हम वर्ल्ड कप की चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कप की चर्चा शुरू करने के पहले चलिए हम चलते हैं कुमरे सर के पास, और कुमरे सर से सवाल करने के पहले आप सभी के साथ साझा कर लेते हैं आज के हमारे फ़ोन नंबर्स, क्योंकि आज का कार्यक्रम होने वाला है खास, क्योंकि बातचीत हम वर्ल्ड कप की करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको हमसे जुड़ना ही होगा, और जुड़ने के लिए आप फ़ोन नंबर्स जान लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, सबसे पहले लैंडलाइन नंबर आपको बता देती हूँ, 0755-266-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी आप लिख लें, 1800-233-0040। जी हाँ, तो इन नंबर्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, वर्ल्ड कप की चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपनी बात साझा कर सकते हैं। बातचीत शुरू करते हैं कुमरे सर से। सर, जो आज बिरसा मुंडा जयंती है सर, ये हम क्यों मनाते हैं? और मैं चाहूँगी इसी के साथ आप हमारे दर्शकों को बिरसा जी के बारे में भी बताएं। जी, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा एक्चुअली वो बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, जो झारखंड के जो खूंटी जिला है, छोटा नागपुर क्षेत्र में, वहाँ वो जन्म हुआ उनका। और उन्होंने जो 15 नवंबर को 1875 में उनका जन्म हुआ, और 9 जून 1900 तक वो रहे। पर उन्होंने 25 साल की उम्र तक उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि आज इतिहास में वो अमर हो गए, और उनको बिरसा भगवान के रूप में ही माना जाता है, पूजा जाता है, और उनके कर्मों के कारण से ऐसा उनको मतलब ये सम्मान प्राप्त है। जी बिल्कुल। सर देखिए, इतना बड़ा उन्होंने काम किया तो बिल्कुल संघर्ष उनके जीवन में रहा ही होगा, तो मैं चाहूँगी कि आप उस संघर्ष का उल्लेख करें। जी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा सालगा में हुई, और वो उनके जो मदर फादर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था उन्होंने, और इसके बाद में फिर उन्होंने एक क्रिश्चियन जो मिशनरी स्कूल है वहाँ प्रवेश लिया और वहाँ पढ़ाई की। और उन्होंने जब देखा कि कुछ अंग्रेज शिक्षक थे, उन्होंने मुंडा संप्रदाय के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो उन्होंने विरोध किया और उन्होंने बायकॉट किया क्लास का। इसके बाद में फिर वो वापस नहीं गए स्कूल में, और इसके बाद में फिर वो 4 साल रहे वहाँ। और वो बहुत पढ़ाई के बहुत शौकीन थे, और उनको बांसुरी बजाने का भी बहुत शौक़ था। और आप ये समझिए कि उन्होंने विवेकानंद जी को और भगत सिंह जी को एक साथ उन्होंने जिया उस समय। और ये जो 1909 जून में वो रांची जो जेल है वहाँ वो शहीद हुए। तो उन्होंने क्या है कि एक जो संपूर्ण मतलब एक सर्वांगीण विकास होता है समाज का, कि जैसे एक उन्होंने एक सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना का तो रखा ही, दूसरा उन्होंने अंधविश्वास हैं, आडंबर हैं, इसके खिलाफ भी, और आर्थिक उन्नति, ये जो सभी चीज़ों पर उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। और उन्होंने क्या है कि वहाँ सूखा पड़ा था उस क्षेत्र में, और सूखा पड़ा था, और वहाँ पर बहुत गंभीर बीमारी भी हुई वहाँ। तो उन्होंने अपने विवेक से इनसे लड़ने के लिए अपने समाज को और जनता को सुझाव दिए, और उस प्रक्रिया पर उनको काफ़ी रिलीफ मिला। तो उनको बहुत विश्वास हुआ लोगों पर, उन पर आस्था हुई, और उनको भगवान मानने लगे। जी सर, आपने यहाँ पे बीच में बात करी थी धर्म परिवर्तन की। जी, तो ये जो धर्म परिवर्तन था उन्होंने जो किया सर, इसका कारण क्या था? जी, एक्चुअली क्या है कि अंग्रेज़ों का हिडन एजेंडा ही था कि हम लोग मतलब यहाँ जाएंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, और उसके माध्यम से यहाँ से शोषण हो समाज का। या तो और जो क्रिश्चियंस बनते थे उनको वो लोग फ़ायदा देते थे, तो लालच देकर। तो कई लोग तो क्रिश्चियंस बने, काफ़ी लोग, परंतु ये बड़े, जबकि इनके फादर और मदर ये भी क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, और ये प्रचार भी करते थे, प्रचारक भी थे। और परंतु ये जब वहाँ स्कूल में पढ़े, आगे की पढ़ाई की है जर्मन मतलब शिक्षण संस्थान में, तो वहाँ पर फिर इनको समझ में आया कि हमें अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाना मकसद कि अंग्रेज़ों का मकसद क्या है। और उस समय वहाँ पर जो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा थी, और अंग्रेज़ जो इनके माध्यम से शोषण करते थे,
इनके मतलब समझ में आया कि ये लोग इनके जल जंगल ज़मीन और इनके जो धर्म और सभ्यता को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इससे फिर उनके मन में विद्रोह आया और फिर उन्होंने जो है वहाँ पर 1990 में उन्होंने स्कूल छोड़ा और इसके बाद में फिर उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या है कि जो एक मुंडा संप्रदाय और जो उरांव जाति और एक और ट्राइबल संस्था, उनके सरदारों से मुलाकात की और उन्होंने ये अपना विचार दिया कि हमें मिलकर जो है जो हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारे जल जंगल ज़मीन छीने जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमको संघर्ष करना चाहिए। और फिर उन्होंने कई अंग्रेज़ों के खिलाफ हमले हुए थानों को उन्होंने पीछे किया, फिर कई जमींदारों के घरों में को उन्होंने निशाना बनाया और ऐसा करके जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता था ये लोग एकजुट होकर जाते थे और आक्रमण करते थे। और आप ये समझ सकते हैं कि तीर और धनुष के दम पर उनका इतना साहस था कि जो तोप और जो गोली के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और कई जगह उन्होंने जीत भी हासिल की और ऐसी सफलता पाने पर उनके ऊपर और भरोसा हुआ जनता का और बहुत बड़ा उनका संगठन खड़ा हो गया था। और ये अंग्रेज बंदूकों के सामने तीर सिर्फ मतलब एक तीर की दम पर इतना मतलब ये कहना मतलब कहूँगी कि बहुत साहसी थे वो। बिल्कुल दर्शकों, ये हम बात समझ सकते हैं कि जहाँ पर बंदूक कोई लेकर खड़ा हुआ है, गन्स लेकर खड़ा है और सामने एक सिर्फ तीर कमान लेकर खड़ा है, तो उसका साहस का जो स्तर है वो अलग ही होगा। बिल्कुल। और चलते हैं हमारी दूसरी चर्चा की ओर। जी हाँ दर्शकों, आज मुंबई तालियों की गड़गड़ाहट से, शोर से गूंजने वाला है, क्योंकि आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जिसमें इंडिया ने अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, रोहित शर्मा के कप्तानी वाली भारतीय टीम ने धुआंधार परफॉर्मेंस देकर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर अपनी ये पोजीशन हासिल करी है। जी हाँ, वो एंटर हो चुकी है वर्ल्ड कप 2003 के सेमीफाइनल में। सर, कैसा है जोश, कैसा माहौल देखने मिल रहा है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि आज विश्व कप 2023 का सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है और भारत की टीम इस विश्व कप में लगातार एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार 9 मैच जीत कर अभी तक अजय रहते हुए इस मुकाम तक पहुंची है। और जिसकी वजह से भारत में जो जोश का जो माहौल है, दिवाली और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ये जो दोनों चीज़ों का एक कॉकटेल बन गया है, इसका अंदाज़ा लगा पाना शब्दों में बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भारत में वैसे भी क्रिकेट खेला नहीं जाता है, भारत में क्रिकेट जिया जाता है। जी बिल्कुल। भारत एक ऐसी कंट्री है मेरे ख्याल से विश्व में जहाँ क्रिकेट को लोग जीते हैं। हर 125-140 करोड़ लोगों के दिल में क्रिकेट बसता है, धड़कता है। और यहाँ अपने प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को लोग भगवान की तरह पूजते हैं और उनके प्रदर्शन पे खुशी मनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनके घर का कोई सदस्य या उनके घर में कोई एक उत्सव का माहौल है। तो जो आज का जो माहौल रहेगा, आज 2 बजे के बाद आप देखेंगे कि सारी सड़कें सूनी हो जाएंगी, सारी जगह आपको सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देगी कि स्कोर क्या है। तो आज का जो माहौल है, जो मेरे ख्याल से देखा जाएगा, एक बहुत अच्छा एक सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है। दोनों ही टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। निसंदेह भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है। उम्मीद यही करते हैं कि भारत यह मैच जीतेगा, एक अच्छा मैच होगा। जी बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा कि भारत में क्रिकेट को जिया जाता है। बातचीत हम आगे करेंगे। यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे कॉलर का। आप जबलपुर से हमसे जुड़े हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना प्रश्न करें जी। अशोक जी, अपना प्रश्न करें जी। सब ये जानना चाहता हूँ अशोक जी, अभी जो प्रदर्शन चल रहा है तो बहुत अच्छा है और ऐसा चलता रहना चाहिए। जो प्रदर्शन चल रहा है बहुत अच्छा है और चलते रहना चाहिए ऐसा, और भारतीय टीम को विजय प्राप्त करना चाहिए। किंतु थोड़ी एक कमी रह गई कि बाउंस बॉलिंग की जो है, बाउंस बॉलिंग में अक्सर ये होता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको रन में बदलने में बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है। तो स्लो लोग मार भी सकते हैं और या तो फिर कैच आउट हो जाते हैं।
अशोक जी जहाँ जी तक मैं जी समझ पा रहा हूँ कि इनका कहना शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों के विषय में है कि बाउंसी विकेट पे इंडियन टीम या इंडियन बैट्समैन उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। जी तो जहाँ तक इनके सवाल का जवाब मैं इस तरह दे सकता हूँ कि भारतीय विकेट्स में उतना उछाल नहीं है, और ये अब एक पास्ट की बात हो चुकी है कि भारतीय बल्लेबाज शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों को या बाउंसर्स को उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। पहले के टाइम में ज़रूर था कि भारतीय टीम ज़्यादा परेशान होती थी। कुछ एक बैट्समैन हैं जो कि अभी परेशान होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस कमियों पे वर्क किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। खासकर इसी टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर को पहले के 3-4 मैचेस में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पे सभी अपोजिशन टीमों ने ट्रैप किया। सभी लोग कहने उनके टीम में स्थान होने पे क्वेश्चन मार्क लगाने लगे थे, लेकिन उस चीज़ से उनने अपने आप को बाहर निकाला, समझा, और आज लगातार आज पिछले 3 या 4 मैचेस में देखें, शुरू के मैचेस को छोड़ दें तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो और बॉम्बे की जो विकेट है उसमें कोई इतना ज़्यादा बाउंस नहीं है विकेट। सेकंड आवर्स में या शाम के टाइम उसमें ज़रूर बॉल स्विंग होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होना नहीं चाहिए। निसंदेह जो बैट्समैन हैं, जो बॉलर हैं न्यूजीलैंड के बड़े अच्छे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वह भारतीय बल्लेबाजों को आज की तारीख में जो परफॉर्मेंस भारतीय टीम कर रही है या भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं उनको कोई परेशानी होना चाहिए। बिल्कुल सर, न्यूजीलैंड की टीम पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वाति जी। स्वागत है आपका। स्वाति सिंह, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें। जी धन्यवाद। मैं सर से ये पूछना चाहूंगी कि इस समय जो इंडियन टीम है वो अपने फुल फॉर्म में चल रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम पिछले रिकॉर्ड पे नजर डालें तो हम देखते हैं कि 9 बार इंडिया और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में बने, जिसमें 5 बार न्यूजीलैंड जीती और अब तक 4 बार जीते। तो क्या इस मेंटल प्रेशर के साथ टीम इंडिया फील्ड पर उतरेगी तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दे पाएगी क्या? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि इतिहास जो होता है वो हो चुका होता है। इतिहास अब वो ये जो सारी बातें हैं ये इतिहास की बातें हो चुकी हैं। हमें इतिहास को पीछे छोड़ना होगा। ठीक है, हमें उसको ध्यान रखना है, लेकिन अब हमें आगे देखना है। इतिहास में अगर देखें तो पहले हम 83 के पहले वर्ल्ड कप भी नहीं जीता करते थे, बाहर जाके हम मैचेस नहीं जीतते थे आउट ऑफ इंडिया जाके। लेकिन आज जो हमारी टीम परफॉर्म कर रही है उससे देखते हुए एक फाइटिंग स्पिरिट जो है, जो टीम में एक यूनिटी है, जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही है एक माला की तरह, जैसे एक गुथी हुई माला जिसे कहते हैं, जिसमें कोई कमज़ोर कड़ी अभी तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आपका जो सवाल है कि पास्ट को सामने रख के हमें चलना होता है, तो वो निसंदेह जब हम इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कहीं परफॉर्म करने जाते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और जो प्रेशर की बात आपने कही, प्रेशर जो होता है वो जो 75 यार्ड्स है उसके बाहर होता है। एक बार जब हम ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं वह प्रेशर पब्लिक में या बाहर लोगों में ज़्यादा होता है बनस्पत प्लेयर्स के। तो जहां तक सवाल ये है कि प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर होना हर मैच का एक प्रेशर होता है। हर मैच हर टीम हर दिन एक नए जीरो से शुरुआत करती है। इसी तरह हम भी आज जीरो से शुरुआत करेंगे। पास्ट में हमने कितने मैच जीते हैं, कितने हारे हैं, इसको छोड़ के हम आएंगे। अगर हम इस चीज़ को सोचें कि हम पास्ट में न्यूजीलैंड से हारते आए हैं, तो लेकिन पास्ट का अभी लास्ट मैच आपने हराया भी है, और पास्ट में हमने अगर 9 मैच जीते हैं तो फिर हमें तो फिर ये मैच आउटराइट जीत जाना चाहिए, प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। जहाँ तक सवाल मैच का है, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेली जाती है, कुछ हद तक दिमाग में आप लेके चलते हैं, लेकिन जब 75 यार्ड्स के अंदर हम जाते हैं तो हमें समय के साथ उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप निर्णय और अपने डिसीजंस चेंज करने होते हैं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। हर टीम एक स्ट्रेटजी बना के आती है और प्रेशर नो डाउट होगा। एक बड़ा मैच है, प्रेशर दोनों टीमों पे होगा, लेकिन आज जिस तरह भारतीय टीम का प्रदर्शन है उसमें उसे देखते हुए अगर मैं 100% कह सकता हूं कि न्यूजीलैंड की टीम पर ज़्यादा प्रेशर होगा बनिस्बत भारत की। जी बिल्कुल। सर, आपने यहाँ पर कहा था कि एक गुथी हुई माला की तरह हमारी इंडियन टीम है, तो मैं चाहूँगी ये जो आपने कहा है किन किन चीज़ों को देखते हुए आपने इसको कंक्लूड किया, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, गुथी हुई माला का मतलब ये है कि आप कितने ही अच्छे प्लेयर आप इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर उनमें यूनिटी नहीं होगी
तो वह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आज ये जो क्रिकेट है ये 11 लोगों का एक टीम गेम है। जब एक टीम खेलती है तो वो परफॉर्म करती है। जी। आज जो हम ड्रेसिंग रूम का जो माहौल देख रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इतना अच्छा माहौल 83 वर्ल्ड कप में भी जब आप खेले हैं उस समय भी रहा होगा। क्योंकि अभी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उससे पहले लोगों के दिमाग में चल रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कुछ अनबन है। जी। लेकिन उस चीज़ को जितनी अच्छी तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ओवरकम किया है। आप परफॉर्मेंस देखें, रोहित शर्मा अगर या रन नहीं बना रहे हैं तो विराट कोहली का अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोनों अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल आके, श्रेयस अय्यर, जडेजा ये सब आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि 1 से लेके 11 तक हर आदमी को अपना वर्क डिफाइन है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है। तो जब हर इंसान अपना अपना काम कर लेता है तो टीम एक माला की तरह हो जाती है, हम एक ऑटो पायलट मोड पे चले जाते हैं। तो आज मेरे को नहीं लगता कि इस टीम में कहीं भी कोई कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है। आज अगर हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो रहा है तो उसके लिए उसकी जगह लेने के लिए 3 प्लेयर आपके पास बैठे हैं। हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड हुए तो हमें लगा था कि लोग सब कहने लगे थे कि एक बड़ा हॉलो आ गया है टीम में, लेकिन उसको शामी और श्रेयस अय्यर ने पूरा फुलफिल कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास 1 से लेकर 11 तक प्लेयर हैं जो अपने स्थान पे, अपनी प्लेस पे परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट मैच में एक और बहुत अच्छी चीज़ करी, रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि हम सिर्फ 5 रेगुलर बॉलर लेके खेल रहे हैं जी। तो उन्होंने इस चीज़ को भी भांपा, राहुल द्रविड़ और इनने, कि हमें बाई चांस अगर हमारा एक कोई बॉलर उस पर्टिकुलर डे परफॉर्म नहीं करता है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे। तो आपने देखा कि पिछले मैच में 9 लोगों ने बॉलिंग करी है। अगर एक हम विकेट कीपर को छोड़ दें जी। और एक और नाम भूल रहा हूँ, तो बाकी सारे लोगों ने बॉलिंग करी जी। बिल्कुल। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि हम 1 या 2 ओवर विराट कोहली से भी करा सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बहुत वर्स्ट कंडीशन में बनती है। बिल्कुल। तो जो सर मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा हुआ है। सर हमारे साथ एक कॉलर और यहाँ पर जुड़ गए हैं भोपाल से, मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। थैंक यू मैम। मैं सर से पूछना चाहूंगी कि कभी कभी ज्यादा आत्मविश्वास भी टीम को कमजोर बना देता है। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी टीम इंडिया अच्छा खेल रही है, बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, हमारे पास बॉलिंग के बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आत्मविश्वास कहीं हमको कमजोर ना कर दे। जैसे हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है टीम इंडिया के परफॉर्मेंस में कि लीग मैचेस में तो टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जहाँ बात सेमीफाइनल की आती है या नॉकआउट मैचेस की आती है, ऑल ऑफ सडन जो कॉन्फिडेंस लेकर हम चले आ रहे होते हैं उसमें एक गिरावट सी दिखती है। तो इसको कैसे डील करने वाली है टीम इंडिया? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और एक स्वाभाविक सा सवाल है कि जब आप कंटिन्यू मैचेस जीतते हैं तो आप कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, बहुत ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं। लेकिन मेरे को इस चीज़ में मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि जब आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलते हैं, हो सकता है वो आपका बैड डे भी हो सकता है। इतने लंबे टाइम तक इतना अच्छा परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मे बी हम तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, पर जहाँ तक आत्मविश्वास का सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें जो भारतीय टीम का परफॉर्मेंस है अगर हम देखें तो वह कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास है, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने सभी वर्ल्ड कप, इस विश्व कप में खेलने वाली टीम को बुरी तरह से रौंदा है, कहूँगा मैं, बड़ी क्रूअल तरीके से, कि कहीं भी उनने ये नहीं दिखाया कि हम इस मैच को हल्के में ले रहे हैं। सारे ही मैचेस जो आप देखें तो 4-5 विकेट से ज़्यादा जीते हैं या 100-200 रन, 200 रन, मतलब इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री आपने करी है। इंग्लैंड की टीम को 100-150 रन से हराना, ऑस्ट्रेलिया को 2 रन पे 3 विकेट हो जाने के बाद हराना, अफगानिस्तान को पूरी तरह से रौंदना, नीदरलैंड पे 400 रन करना। तो मुझे नहीं लगता कि हम ये जो टीम है वो अति आत्मविश्वास में जाके कोई ऐसा काम करेगी कि जिससे कि उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। और एक रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट है, रोहित शर्मा और अभी राहुल द्रविड़ का, कि वह इस टूर्नामेंट की जो स्ट्रेटजी है उनकी, वह हर मैच के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। वो मैच टू मैच परफॉर्मेंस या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम पीछे क्या करके आए हैं और आगे क्या करना है।
वह आज पे डिपेंड होके खेल रहे हैं कि हमें आज क्या करना है, आज हमें किस तरह, हमारे सामने अपोनेंट क्या है, कौन सी टीम है, हम मैन टू मैन मार्क करके खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर आपका आज का दिन आपका नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम, इतनी अच्छी टीम जो लास्ट ईयर डिफेंडिंग चैंपियन थी, एक टाइम पे लास्ट में थी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा था, वो 7वें 8वें नंबर पे ख़त्म की है। तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, पर सामने जो आंकड़े इस टूर्नामेंट के कह रहे हैं, उस टूर्नामेंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उलटफेर होना चाहिए। बाकी अति आत्मविश्वास से मुझे नहीं लगता कि टीम जाएगी। हाँ, अगर बैड डे है तो बैड डे को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी टीम को चीयर अप तब भी करना पड़ेगा। बाकी कहीं भी हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा है दर्शकों की टीम हमारी कुछ लक के कारण ये जीत हासिल कर रही है। उनकी मेहनत हम साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि जो भी टीम से उनका मुकाबला रहा है वो बहुत अच्छे रन्स के साथ जीती वही है। मेरा जो कहना है कि जो आपका जीत का जो अंतर है वो बहुत 19-20 से नहीं है, वो 15 और 20 के आसपास है जी। तो आप वो इसमें, मैं जो बहुत बोल रहा हूँ, उनका जो सवाल बहुत अच्छा है। ये मैं कई लोगों से चर्चा करता भी आ रहा हूँ। अब शायद आपसे अभी अंदर भी मैंने ये कहा था कि बैड डे अगर हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसका तो खैर इलाज नहीं कहा है किसी के पास, पर जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से तो आप जीतना चाहिए, और जीत रहे हैं मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। और यहाँ पर इस वर्ल्ड कप की चर्चा हमारे साथ जारी रहेगी। वापस से आते हैं कुमरे सर के पास, और यहाँ पर चर्चा शुरू करने के पहले कॉलर से हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉल आया है जावेद जी का भोपाल से। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी बिल्कुल, स्वागत है जावेद जी आपका। जावेद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो जी हेलो। स्वागत है सर जी, अपना प्रश्न करें। हाँ, नमस्कार एमपी के सारे दर्शकों को नमस्ते। इसमें और हेलो जी जी, हम हेलो। आपको सुन सकते हैं। जी जी जावेद जी, हम आपको सुन मनीष जी सकते हैं। नमस्कार, और अपने नमस्कार एमपी के सारे जो स्टाफ है, जो यूनिट है, उन सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मनीष जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जी मनीष जी से मेरा सवाल ये है कि मनीष जी ये बताएं मुझे, आज इंडिया टीम जो खेल रही है, आज प्लेइंग 11 तो हो ही रहेगा, लेकिन इसमें प्लानिंग क्या रहेगी? आपको लगता है कि आज रोहित शर्मा उसी प्लानिंग से खेलेंगे जिस प्लानिंग से लास्ट टाइम खेले थे, और उसमें टॉस का कितना रोल है? जावेद जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपका जो सवाल है उसका जवाब अभी मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी दिया कि भारतीय टीम में कोई चेंजेस होने की संभावना नज़र नहीं आ रही। प्लेइंग 11 वही रहेगी, इसमें कोई चेंज करने की, क्योंकि जब हम एक प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ, एक मोमेंटम के साथ जाते हैं, तो उसमें कोई अननेसेसरी चेंज करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। और जहाँ तक भारतीय टीम की स्ट्रेटजी ये रही है कि हम प्लेइंग मोमेंटम और प्लेइंग 11 के साथ ही इस टूर्नामेंट में जाएँ। हार्दिक पांड्या को के इंजर्ड होने के बाद एक मजबूरी में मेरे ख्याल से वो चेंज किया गया, उसके बाद से हमारी टीम में कोई चेंज नहीं है। जहाँ तक सवाल स्ट्रेटजी का है, इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम हर मैच के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बना के खेल रही है, और स्ट्रेटजी में मेरे को नहीं लगता कि कोई चेंजेस होना चाहिए। जो टॉप ऑर्डर की जो जहाँ तक बात कही आपने, टॉप ऑर्डर आपका इस समय ऑन फायर है। आपके 1 से लेके 5 नंबर तक के बैट्समैन जो हैं कंटिन्यूस रन कर रहे हैं। लास्ट मैच में रिकॉर्ड भी बनाया है, 5 बैट्समैन ने 50 करी है। रोहित शर्मा का जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, भले ही वह बहुत ज़्यादा लंबी हो या ना हो। लंबी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टार्ट अभी हमें इस टूर्नामेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लग रही है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का जो स्टार्ट ओपनिंग पार्टनरशिप दे रही है कि आपको 5 या 6 ओवर में आपको 60-70 रन करके दे देती है टीम। जब आप सामने वाली टीम के स्ट्राइक बॉलर्स को बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो अगर आपका विकेट जाता भी है, तो जब आपके पास वन डाउन बैट्समैन खेलने आता है तो आप वो शुरुआत करता है 5 ओवर में 70-72 रन से, या 8 ओवर जो आपका फर्स्ट पावर प्ले में 80-90 रन से स्टार्ट करता है, तो उसके पास बहुत टाइम होता है अपने आप को सेटल करने का।
विराट कोहली को सेटल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उनके पास भी टाइम होता है कि वो थोड़ा सा आके सेट हो जाएं। और विराट कोहली और जो रोहित शर्मा का जो पेयर है, जो श्रेयस अय्यर और के राहुल का जो कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है, जो इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और पहली बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। और रोहित शर्मा का खासकर मैं बताऊंगा कि रोहित शर्मा की जो पहले की बैटिंग स्ट्रेटेजी होती थी उनकी खुद की इंडिविजुअल, वह पहले आके विकेट पे आके पहला थोड़ा टाइम लेते थे, लेकिन आज जो इस टूर्नामेंट में जो बैटिंग कर रहे हैं वो आके पहली बॉल से ही अपने स्ट्रोक लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उन्हें और उस भारतीय टीम को इसका एडवांटेज मिल रहा है कि हम हर मैच में एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। रोहित शर्मा बाई चांस अगर आउट होते हैं जल्दी तो आपके पास विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं, विराट कोहली के साथ के राहुल, श्रेयस अय्यर, ये आपका रविंद्र जडेजा, सारी टीम परफॉर्म कर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, ये कंबाइंड रूप से आपकी टीम को एक स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है। उसके बाद इवन आपके पास जो बॉलर्स हैं वो आपको बैकअप कर रहे हैं। तो मेरे को तो लगता है कि जो टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टीम के लिए होता है, और इस मैच में भी भारतीय टीम बहुत अच्छा करेगी और यह मैच हम जीतेंगे। बिल्कुल। दोपहर 2 बजे हम सभी अपने घरों के अंदर बैठ जाएंगे। रोडों पे काफ़ी कम भीड़ आपको दिखेगी, और जो अपने समय से छुट्टी, अपने कामों से छुट्टी नहीं ले सकते, तो वो अपने फ़ोन पर ही मैच का आनंद लेंगे और स्कोर से अपडेटेड रहेंगे। बिल्कुल। और हम भी आगे बातचीत करेंगे क्रिकेट पे। उसके पहले मैं कुमरे सर के पास आना चाहूँगी, और कुमरे सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जो बिरसा मुंडा जी हैं उनके जो मुख्य कार्य रहे हैं उनके बारे में बताएं। बिरसा मुंडा जी ने जो पूंजीपति थे, जमींदार थे, अंग्रेज मिशनरीज जो धर्म था उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया जी। दूसरा, जल जंगल जमीन बचाने के लिए उन्होंने काम किया जी। और लोगों को यही शिक्षा दिया कि नैतिक मूल्यों को बचाना है, हमें प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना है, प्रकृति के अनुशासन में जीवन जीना है, क्योंकि हर आदिवासी प्रकृति प्रेमी होता है और वो जो प्रकृति पूजक होता है, तो उन्होंने वही संस्कार उन्होंने डालने का ही किया और एक ईश्वर में विश्वास करने का उन्होंने आह्वान किया उन्होंने, और यही कहा कि आप संगठित होंगे तो आप अपने जल जंगल ज़मीन को बचा पाएंगे। और उन्होंने, आप देखिए कि एक जो हिम्मत, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि जहाँ चाह वहाँ राह। उन्होंने क्या है कि देखिए, साधन नहीं थे, इसके बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष किया, उनके खिलाफ बहुत यातनाएं हुई और उन्हें जेल में, रांची जेल में जो है उन्हें डाला गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। अंग्रेज़ों ने उनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया और जनता ने उन पर भरोसा किया। और इस कारण से एक मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपके कर्मों में त्याग, बलिदान, कुर्बानी होगी तो दुनिया आपको पूजेगी और जनता आपके पीछे होगी। और जो हमारे समाज में जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है वो बचना चाहिए। और उनका बहुत बड़ा संदेश था कि उन्होंने उस समय भले उन्हें शहादत प्राप्त हुई, परंतु 1908 में जो है ये जो ट्राइबल्स की जो ज़मीन है वो दूसरे ना खरीद सकें, ऐसा कानून बनाया गया और आज भी वो लागू है। तो ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ा वरदान है और दूसरे समाज के भी लोग उनको पूछते थे उस क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने जल जंगल ज़मीन जो है और जो संस्कृति है हमारे धर्म को मतलब जो परिवर्तन किया जा रहा था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो भी अन्याय, अत्याचार, शोषण से पीड़ित लोग थे आदिवासियों के अलावा भी, उनके खिलाफ भी उन्होंने मतलब बगावत की। और जो अंग्रेज़ और जो जमींदार थे उनको जो है उन्होंने हमले किए उन पर, और जो उनके परंपरागत जो हथियार थे उन्हीं से लड़ाई लड़ी। जबकि उस समय अंग्रेज़ों के पास में बंदूकें थी, तोप थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में जो है आप सोचिए कि कितना आंदोलन को दबाया गया था। इसके बाद भी उन्होंने संगठन बनाया और 25 साल के उम्र तक उन्होंने मतलब ऐसा जीवन जिया कि यही संदेश दिया कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, एक यादगार ज़िंदगी होना चाहिए और ऐसी ज़िंदगी हो कि दुनिया याद करे उनको। बिल्कुल सर, उनके इस बलिदान को पूरी दुनिया, पूरा देश याद आज भी रख रहा है और उनके जन्म दिवस को जयंती के रूप में हम मनाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आगे बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर हमारे साथ कॉल के माध्यम से डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और क्योंकि
हम सभी जानते हैं ठंड आ रही है, मौसम में बदलाव हम देख सकते हैं और वो बदलाव का असर हम हमारी त्वचा पर भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल आज पूजा मैम से हम जानेंगे कि कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना है बदलते हुए मौसम में। पूजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मौसम बदल रहा है, त्वचा पर हम साफ साफ इसका असर देख सकते हैं, हमारी स्किन में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, डल हो रही है, रूखी हो रही है, तो किस तरह इस मौसम में ख्याल रख सकते हैं अपनी स्किन का? देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि इस मौसम को हम पूरी तरीके से बचाव करें। हमारी स्किन बहुत अच्छी रखना चाहते हैं तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गर्म पानी को ही तवज्जो दें, क्योंकि हम अब ऐसा होता है कि जब मौसम ठंडा होता है तो हमें गर्म पानी बहुत अच्छा लगता है, चाय बहुत अच्छी लगती है, कॉफी पसंद आती है, मीठी चीजें पसंद आती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है ये सब चीजें हमारी पानी की कमी को पूरा नहीं करती हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि हम थोड़ा गुनगुना पानी पिए। नहाने के लिए बहुत गर्म पानी यूज ना करें, हल्का गुनगुना पानी यूज करें, जिससे हमारी फुल बॉडी अच्छी रहे, स्किन अच्छी रहे। जब भी हम नहाने का पानी यूज कर रहे हैं उस टाइम पे हमको अपने पूरे शरीर पे अच्छा ऑयल लगा के नहाने जाए, जिससे पानी का असर उतना नुकसान ना पहुंचाए। अगर मैं बात करूं कि हम ओवरऑल कैसे अच्छे रहे, तो जितना अच्छा पानी रहेगा उतनी हेल्दी रहेगी। डाइट बहुत अच्छी रहे। इस मौसम में बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, ऑरेंजेस होते हैं, ये सारे हमारे कंजम्पशन में ले। अच्छे फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स, जूस का उपयोग करें। हम जितना अच्छे से अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीनिंग देंगे, साफ सफाई रखेंगे, उतना ही अच्छा हमारी स्किन और ग्लो करेगी। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि अब शादियों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, तो जो टू बी ब्राइड्स हैं, जो ब्राइड्स होने वाली ब्राइड्स हैं, उनके लिए मैं चाहूँगी कि कैसे वो अपना ग्लोई स्किन को मेंटेन कर सकती हैं, जिनकी शादियाँ होने वाली हो, किस तरह उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, शादी के लिए सबसे पहले तो सबको बहुत सारी बधाइयाँ कि आप लोग की शादी फिक्स हो गई है और आप शादी की तैयारी करें। लेकिन शादी की तैयारी ऐसा नहीं है कि हम तुरंत करेंगे। अगर हमारे पास अच्छा समय है तो बहुत हेल्दी डाइट लें, पानी खूब पिए। पानी रंगत को बहुत निखारता है। साथ में हम अच्छी सब्जियां, अच्छे फल का उपयोग करें। कोशिश करें तला भुना एकदम ही बंद कर दें, फास्ट फूड नहीं लें। जो कॉफी जिसमें कैफीन या चाय, इन सब चीजों को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और अच्छे जूसेस का उपयोग करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, ये ब्राइड के साथ साथ हम सबके लिए उपयोगी है। सुबह से एक बेसिक रूटीन फॉलो करें, उठते से पानी पिए, अपनी फेस वॉश करें, रात को सोने पे अच्छे से अपने चेहरे की सफाई करें। बिकॉज पूरे दिन की जो डस्ट है वो हमारी स्किन को बहुत खराब कर देती है, तो कोशिश करें कि वो हमारा क्लीनिंग हो। अच्छे मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, अच्छा सनस्क्रीन यूज करें, क्योंकि इस मौसम में ये नहीं होता कि सूरज की किरणें कम है तो यूवी हमें हानिकारक नहीं होगी। तो अच्छे सनस्क्रीन का दिन में 3 बार उपयोग करना है। कोशिश करें सुबह 9 बजे, दिन के 12 बजे और शाम के 5 बजे हमको सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी है। और हर बार सनस्क्रीन के पहले अच्छा वाला मॉइस्चराइजर उपयोग करना है। अगर हमारी ब्राइड ये नॉर्मल रूटीन भी फॉलो करती है ना, जिसे हम कहते हैं कि हमारे घर के रूटीन है, उनको फॉलो करके अपने स्किन में 4 चांद लगा सकती है। उसको बहुत ज्यादा फेशियल या बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो चाहे कि नहीं मैं अभी और सुंदर होना चाहती हूँ, तो इस मौसम में हाइड्रा फेशियल का उपयोग करवा सकती है, किसी भी अच्छी प्लेस पे जहाँ पे अच्छा फेशियल हो सकता है। तो घर के रूटीन के साथ वो हाइड्रा फेशियल। जी बिल्कुल मैम, मैं चाहूंगी जाते जाते एक घरेलू टिप जो किफायती तौर पे हम सभी जिसको उपयोग करते हुए अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, एक छोटी सी टिप हमारे दर्शकों को आप देते हुए जाएं। आप घर में दूध होता है, कच्चे दूध को लें। कच्चे दूध को आप लगाएंगे तो आपकी स्किन एकदम बेदाग हो जाएगी। आपको लगता है घर में हल्दी है, घर में बेसन होता है, इन दोनों को मिला के लगाएं। या फिर आप बादाम लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं। ये 3-4 चीजें हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, तो ये सब आपके चेहरे से दाग धब्बे हटाएगी और आपको बहुत सुंदर और ग्लोई बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इस तरह हमें रखना है अपनी स्किन का ख्याल। बदलते हुए मौसम का
बुरा असर हमें नहीं दिखेगा। चलते हैं वापस और सर से, मनीष सर से बातचीत करते हैं। मनीष सर के पहले सर, मैं कुमरे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी मैच देखते होंगे एज अ व्यूअर, क्या उम्मीद रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं भारतीय टीम को और जो विरोधी टीम है उसको भी, क्योंकि खेल को खेल के जैसे लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, हमारी जो संस्कृति रही है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि खेल खेल होता है, उसको खेल की तरह लें। और सेइंग है, मेरा विचार भी है कि क्रिकेट इज़ बाय चांस, हॉकी बाय ट्रिक एंड फुटबॉल इज़ बाय पावर, है ना। कई बार बहुत अच्छे प्लेयर 0 पर आउट हो जाते हैं, तो इसका ही मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं खेलते हैं। अभी मनीष सर ने भी बोला कि भाई हर खिलाड़ी अपना 100% देना चाहता है। हमसे ज़्यादा चिंता जो इस मैच को जीतने की हमारे प्लेयर्स को है, और कुछ भी यदि नेगेटिव होता है तो उसको अपने टीम के साथ रहें, उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि टीम हारती है तो लोग उनको तरह तरह से नेगेटिव वो करते हैं, तो इससे उनको मानसिक पीड़ा होती है, उनके परिवार जनों को भी बहुत आहत होता है। तो इससे बचें। आप एक आदर्श दर्शक की तरह एंजॉय करें इसको। मतलब मैच होता है तो कोई भी जीते, इसको आप हेल्दी समाज के लोग हैं, आप सभी को शुभकामनाएं भी दीजिए, और आप अपने भारतीय टीम के लिए भी आप विशेष शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि हमारी इच्छा तो है कि हमारी टीम ही जीते, पर आप दूसरों को भी बधाई दे सकते हैं। बिल्कुल, इसका आनंद लें, इसे दिल पर ना एंजॉय करें। जी बिल्कुल। और चलते हैं मनीष सर के पास और सर से जानते हैं कि सर टॉस कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है टॉस? देखिए, टॉस क्रिकेट में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ तक आज का सवाल है, बॉम्बे में मैच हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम में, अभी तक के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग सर टॉस के महत्व को हम समझेंगे। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जी, आप भोपाल से जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। जी संजय जी, अपना प्रश्न करें। नमस्ते सर। नमस्कार। अगर इंडिया टॉस विन करता है तो पहले बैटिंग करना चाहिए या फील्डिंग, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, जैसे अभी मैडम ने भी, श्रेष्ठी जी ने भी प्रश्न किया था टॉस कितना महत्वपूर्ण है, तो आपका सवाल भी उसी से रिलेटेड है। तो टॉस जीत के जो इस मैदान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो टॉस, क्योंकि उसका एक कारण भी है कि बॉम्बे की जो विकेट है या पिच है वह लाल मिट्टी या पीली मिट्टी की बनी हुई है, जो कि समय के साथ साथ थोड़ी डिटोरिएट होती जाती है। दूसरा, क्योंकि बॉम्बे ये वानखेड़े स्टेडियम है, ये समुद्र के किनारे है, जब शाम को हम देखते हैं यहाँ की हवाओं में नमी आ जाती है तो बॉल थोड़ा मूव होने लगती है, बॉल वर्क करने लगती है। तो इस विकेट पे जब आप पहले टॉस जीत के, जो भी टीम बैटिंग करेगी या इंडिया अगर टॉस जीती है तो नेचुरली पहले बैटिंग करना चाहिए। उसका रीज़न, एक तो जो ये 2 रीज़न तो जो मैंने बताया वो है ही है। तीसरा रीज़न ये है क्योंकि एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, एक बड़ा मैच है, इसमें दोनों टीमों पे प्रेशर रहता है। मतलब जो भी टीम सेमीफाइनल खेलती है उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन जब हम पहले बैटिंग करते हैं और एक अच्छा टारगेट हम स्कोर बोर्ड पर लगा देते हैं, तो जब आप सेकंड बैटिंग करने आते हैं और अगर आपके 1 या 2 विकेट पहले जल्दी गिर जाएं और सेमीफाइनल मैच जो नॉकआउट होता है तो सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है। और इस विकेट पे अगर आपने 300 रन का टारगेट भी अगर आपने दिया तो मतलब जो विकेट अच्छा, काफ़ी अच्छा बैटिंग विकेट, पैराडाइज विकेट है, ग्राउंड में चौके छक्के आपको देखने ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरा सोचना ये है कि जो भी इंडिया अगर पहले टॉस जीतती है तो वो बैटिंग करेगी, और मेरे ख्याल से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। जी बिल्कुल। और सर यहाँ पर टॉस के बाद की बात करते हैं, 2019 की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला था और वहाँ पर हमें हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या इस बार इंडिया टीम बदला ले पाएगी? देखिए, बदला लेना क्रिकेट में बोलते जरूर है, चीज़ जब हो जाती है तब हम उसको बदला बोलते हैं, है ना। तो बदला लेना चाहेगी, बदले की भावना से क्रिकेट, मेरे को नहीं लगता कि ये हम एक हाइप हम बनाते हैं। लेकिन अगर हम एज ए क्रिकेटर देखें, मैं एक क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ,
कोच भी रहा हूँ, तो मेरा ये सोचना है कि जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं, जीतने के लिए जाते हैं, चाहे वह कोई भी मैच हो, तो बदले की भावना से क्रिकेट नहीं खेलिए। कोई भी खेल बदले की भावना से नहीं खेला जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम हरा देते हैं तो एक्सपेक्टेड या हमारे फैंस ये कहते हैं कि हमने बदला ले लिया। तो जो 19 में हम हारे थे, ठीक है, वो एक गेम था, हम हार गए थे। आज हमने अभी बदला अगर लेना तो बदला हमने ले लिया, हरा दिया, बदला ले लिया, लेकिन ये नॉकआउट मैच है। ये नॉकआउट मैच है। अगर आपने इस मैच में आज के मैंने वही बात बोल रहा हूँ कि आपने पास्ट में क्या किया है, अच्छा किया है या बुरा किया, उसको भूल जाइए। वो पास्ट हो गया, हिस्ट्री बन गई आपकी। अब आज आपको देखना है, आज आप जीतते हैं तो आप उसको बदला कहें, अच्छा परफॉर्मेंस कहें, और आज अगर आप हारते हैं तो आप वो बोलेंगे कि देखिए रिपीट हो गया। एक मिथक था, मिथक है, वो चल रहा है तो वो चलता आ रहा है। मिथक में आप पाकिस्तान भी अभी तक आपको इंडिया में को नहीं हरा पाया, सिवाय T20 वर्ल्ड कप में हरा पाया। लेकिन इतिहास है, इतिहास बनते ही टूटने के लिए हैं। आज नहीं तो कल टूटेगा, कल नहीं तो परसों टूटेगा। तो इतिहास को इतिहास में रहने दें, हम वर्तमान में खेलें, जिस तरह हम परफॉर्मेंस करते आए हैं उस तरह परफॉर्म करें, जीत आपकी ही होगी। जी बिल्कुल, इतिहास को हम पीछे ही रखें, वर्तमान में हम वर्तमान की बात करें और अच्छे परफॉर्मेंस पर फोकस करें। बिल्कुल सही कहा सर ने। सर, आपने यहाँ पर जिक्र किया था कि आप क्रिकेटर भी रहे हैं, इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया था कि आप टीम सिलेक्शन में भी रहे हैं, आप चयनकर्ता भी रहे हैं। तो सर, जब आप किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, तो वो कौन सी खूबी है जो सबसे ज़्यादा आपके नज़रिए से इम्पोर्टेंट है और आपको आकर्षित करती है? देखिए, समय के साथ चीज़ें बदली हैं जी। सिलेक्शन, पहले का जो सिलेक्शंस होते थे वह बैटिंग बॉलिंग देख के किए जाते थे। आज क्रिकेट बहुत चेंज हो गया है। क्रिकेट में इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करने लगे हैं कि आप इसको, एक आम आदमी उस विषय में सोच भी नहीं सकता है। जब सिलेक्शन देखने जाते हैं या करने जाते हैं, तो हम बैटिंग बॉलिंग की स्किल तो जो है वो है ही है, उसके साथ उसका फिटनेस लेवल, उसका मेंटल फिटनेस कितनी है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, हमें हर चीज़ पे गौर करना होता है। क्रिकेट पहले तो ये था ना कि अगर आप देखते हैं कि जिस लेवल पे आज आप फील्डिंग का स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, वो स्टैंडर्ड पहले नहीं था। आज अगर आप देखें तो प्लेयर्स का जो डेडिकेशन है फील्डिंग के प्रति, फिटनेस के प्रति, वह एक्सट्रीम लेवल पे है। आजकल तो यो टेस्ट हो रहा है। यो टेस्ट, अगर आप कितने अच्छे बैट्समैन या कितने अच्छे बॉलर हैं, अगर आप यो टेस्ट, अगर आप फिटनेस लेवल का टेस्ट अगर आप वो क्लियर नहीं करते हैं तो आपको टीम में जगह नहीं मिलती है। तो हमें सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग नहीं देखना होता है, बैटिंग बॉलिंग के साथ उस पर्टिकुलर प्लेयर का फिटनेस लेवल, मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, IQ लेवल क्या है उसका और उससे बड़ी चीज़ एक उसका बिहेवियर। खासकर मैं तो देखता हूं कि उस पर्टिकुलर इंसान का एक बिहेवियर है, वो कैसा एक इंसान भी है। इन सब चीज़ों को देख के एक कंप्लीट पैकेज बनता है। आज हर प्लेयर एक कंप्लीट पैकेज है जी। तो अगर आप चाहे कहीं भी देखें, आप चाहे क्रिकेट देखें, चाहे आप किसी जॉब के सेक्टर्स में देखें, आज हर आदमी एक कंप्लीट पैकेज चाहता है। एक आदमी चाहता है कि सब चीज़ करा ली जाए जी। तो कंप्लीट पैकेज जो है वह आज की तारीख में सक्सेस है। तो कोशिश में हमारी यही रहती है कि हम ऐसे प्लेयर्स को लें जो कि सारी ही फील्डों में हमें बेहतर अपना प्रदर्शन प्रदान करें, कोशिश करें कि टीम को बाउंडिंग करके लेके चल सकें जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें आज की तारीख में देखनी होती हैं। जी बिल्कुल। सर, ट्रॉफी लाने का प्रेशर, क्या ये टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है? असर हमें देखने मिल सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर है कि देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। प्रेशर कहते हैं ना कि जिसने प्रेशर झेल लिया वह विनर है, वो पार कर गया। तो प्रेशर झेलना, और आज की तारीख में इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह क्रिकेट हो रही है, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने वही बात बोली ना कि जो प्रेशर होता है वो अंदर होता है फील्ड के। जी बिल्कुल, यानी कि मतलब ये सॉरी क्रिकेट के फील्ड के बाहर होता है, अंदर जब आप खेलने जाते हो तो आप खेलते हो। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सर प्रेशर से ज्यादा परफॉर्मेंस पे हमारी टीम फोकस है और ये हमें साफ साफ उनकी परफॉर्मेंस में दिख रहा है। सर माफी चाहूंगी क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे ले जाने के लिए।
सर बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आके चर्चा में शामिल होने के लिए। कुमरे सर आपके लिए भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिरसा मुंडा जी के बारे में हम सभी को इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और 2 बजे सभी व्यस्त हो जाएंगे क्योंकि सेमीफाइनल आज इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेल रही है और डिसाइड हो जाएगा कि फाइनल में कौन पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल सभी आज स्कोर क्या है करते हुए पाए जाएंगे। आपसे मिलना होगा अगले अंक में। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।